निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को शूल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है विक्रमादित्य, जो कि हिंदी का एक आजीवन विद्यार्थी है और 19वीं शताब्दी में जन्मे हिंदी के एक महान चिंतक एवं महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक हिंदी के ऐसे चिंतक थे जिन्होंने अपनी पंक्ति के माध्यम से हमें हिंदी के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। अगर आप चाहते हैं कि आपके निजी जीवन में व्यक्तिगत उन्नति हो, पारिवारिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, सांस्कृतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, तो उन्होंने एक ही बात कह दी कि निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल। जब तक निज भाषा की उन्नति नहीं है, सभी प्रकार की उन्नतियों में किसी न किसी प्रकार की बाधा निश्चित तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर स्वयं का विकास करना है तो स्वयं की भाषा के माध्यम से जो विकास होना संभव हो सकेगा वह किसी विदेशी भाषा के बल पर होना संभव नहीं है। देश में सभी प्रकार की उन्नतियां, सामाजिक उन्नति करनी हो, धार्मिक उन्नति करनी हो, सांस्कृतिक उन्नति करनी हो, वैज्ञानिक उन्नति करनी हो, आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, आर्थिक उन्नति करनी हो, सभी प्रकार की उन्नतियों में गतिशीलता तभी आएगी जब हम अपनी निज भाषा यानी मातृभाषा यानी कि हिंदी के माध्यम से जब चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले भी कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। अर्थात जब तक हमें अपनी निज भाषा के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं होगी, निज भाषा के जन्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, निज भाषा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन से उपागम किए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी, इस व्यक्ति की, इस समाज की, इस परिवार की और इस राष्ट्र की उन्नति गतिमान होना संभव नहीं है। तो चलिए आज इस उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। क्या कोरा पारा हिंदी दिवस मनाने से ही हिंदी की उन्नति होगी, या वे सारी बातें हम जानें जिनके माध्यम से न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी हिंदी के लिए लगातार प्रयास कर सकें। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि उन सभी बातों के बारे में जान पाएं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में क्या क्या मुद्दे हम लोग शामिल करने वाले हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि आखिर हिंदी जो शब्द है, इस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी हमारी इस मातृभाषा का जो नामकरण है वो कहाँ से हुआ। इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो हिंदी भाषा है, इस भाषा की शुरुआत किस समय से, किस समाज के साथ इस भाषा की शुरुआत हुई, इस भाषा की वर्तमान में स्थिति क्या है, भारतीय संविधान जो देश में सर्वोपरि है यह हिंदी को किस प्रकार से शक्ति प्रदान करता है, साथ ही साथ इस हिंदी भाषा के संदर्भ में अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हिंदी एक हिंदी या संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, यह तो ईरानी, पर्शियन या फारसी भाषा का शब्द है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हिंदी के नामकरण की कहानी बहुत ही रोचक है। इसके संदर्भ में उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भी वीडियो जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि भारत के उत्तरी भाग, यानी कि अगर मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम भाग में एक नदी का प्रवाह होता है, तो नदी का नाम है इंडस रिवर, जिसे हम सिंध नदी भी कहते हैं। वह सिंध नदी, जिसे आज के समय पर वह सिंध नदी का जो अधिकांश भाग है जो पाकिस्तान में जा चुका है, उस सिंध नदी को पार करते समय जब ईरान से विदेशी व्यापारी भारत की ओर व्यापार करने के लिए आते थे, तो उस दौरान स का प्रोनाउंसिएशन ह किए जाने के एवज में, इसके कारण से उन्होंने जब स को ह कहा तो परिणाम स्वरूप कुछ शब्द भारत में प्रचलित हुए, जैसे सप्ताह को हफ्ताह कहा जाना, सड़क को हड़क कहा जाना। ठीक इसी क्रम में उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। प्रक्रिया काफी लंबी है जिस पर चर्चा करने से केवल मामला हल नहीं होगा, क्योंकि मामला तो मेन यह है कि इस समय पर हिंदी के संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां और समाधान कैसे किया जाए। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सिंधु नदी को हिंदू नदी कह देना और उसके बाद में धीरे 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 सिंधु नदी के पार के इस स्थान को हिंदुस्तान कहा गया। रहने वाले लोगों को धीरे धीरे हिंदू कहा जाने लगा और उसके बाद इस क्षेत्र की जनता
के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा को कहा जाने लगा हिंदी। यानी जो हिंदी शब्द है वह संस्कृत का नहीं, हिंदी का नहीं, अपितु ईरानी, पर्शियन या फारसी भाषा का एक शब्द है। चलिए, शब्द मात्र से क्या होता है, हमें तो यह भी जानना जरूरी है कि आखिर हमारी जो हिंदी है, इस हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से शुरू हुआ। कौन सी ऐसी पुस्तक है, कौन से ऐसे लेखक हैं जिनके माध्यम से हिंदी की जानकारी मिलना शुरू होती है। हिंदी की पूरी कहानी शुरू होती है संस्कृत के साथ। आप सभी जानते हैं भाषा का एक प्रमुख लक्षण होता है परिवर्तन। भाषा वही है जो निरंतर नदी के जल की तरह प्रवाहमान हो, भाषा वही है जो नदी के जल की तरह क्षणिक हो, भाषा वही है जो नियमित रूप से, अनवरत रूप से परिवर्तित होती रहे। ऐसा ही हमारी हिंदी के साथ हुआ। जानते हैं कैसे। भारत में आर्यों का आगमन आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत की ओर हुआ। हम जानते हैं कि आर्यों की दो शाखाएं थीं, एक का नाम था शतम, एक का नाम था केतुम। एक शाखा तो चली गई यूरोप की ओर और एक शाखा आई भारत की ओर। भारत की ओर जो शाखा आई वह पहुंची भारत में गंगा नदी के आसपास। या मैं बात करूं तो इतिहास में आप लोगों ने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा होगा। महाजनपद काल का क्षेत्र आपको याद होगा कि महाराष्ट्र तक विस्तृत था। महाजनपद काल से पहले अगर मैं जाऊं तो वैदिक काल के समय पर आर्यों की उत्पत्ति हुई थी भारत में। मैक्स मूलर ऐसा मानते हैं, जो भी व्यक्ति जैसा माने, हमें उससे क्या। मुद्दा तो यह है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही संस्कृत भाषा भारत में आई और संस्कृत भाषा जो कि 1500 ईसा पूर्व में भारत भूमि पर पहुंची, उस संस्कृत भाषा में समय समय पर लगातार परिवर्तन होते रहे। परिवर्तन कैसे हुए हम जानते हैं। सबसे पहले आर्यों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा का नाम था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का स्वरूप बदला, फिर हमने भाषा बोली लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद जिस भाषा का हमने प्रयोग किया उस भाषा का नाम था पाली, जो आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा कहे हुए वक्तव्यों में, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों में आज भी वर्णित है। जैसे धर्म को धम्म कहा जाना, इस प्रकार की भाषा के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। पाली भाषा के बाद जिस भाषा का भारत भूमि में प्रयोग हुआ उस भाषा का नाम था प्राकृत, जिसे जैनियों की भाषा कहा जाता है। वही प्राकृत भाषा जिसमें न को ण कहा जाता है। तभी तो हमारा जैन धर्म कहता है णमो अरिहंताणाम रमो सिद्धाणाम। न को ण कहना इस प्राकृत भाषा की विशेषता थी। प्राकृत भाषा के बाद हिंदुस्तान में जो भाषा आई, पहले मैंने कहा कि पाली, फिर प्राकृत और फिर प्राकृत भाषा के बाद जो भारत में भाषा अस्तित्व में आई उस भाषा का नाम था अपभ्रंश भाषा, जिसका मतलब था विखंडित भाषा, टूटी भाषा। यानी एक भाषा को बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते थे। और उसी कालक्रम में अपभ्रंश भाषा के बाद जो भारत में भाषा का अस्तित्व आया उस भाषा का नाम था अवहट्ट भाषा। साथ ही साथ अगर हम अवहट्ट भाषा के बाद देखें तो 1000 ईस्वी के आसपास, मैंने ईसा पूर्व नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 1000 ईस्वी के आसपास जिस भाषा का अस्तित्व भारत में शुरू हुआ उस भाषा का नाम ही था हिंदी। यानी हिंदी भाषा हजारों वर्षों पुरानी तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पुरानी अवश्य है। लगभग सन 1000 में हिंदी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। आप कहेंगे कि प्रूफ क्या है, तो प्रूफ है उस जमाने में सिद्धों के द्वारा की जाने वाली रचनाएं, नाथों के द्वारा की जाने वाली रचनाएं। साथ ही साथ एक प्रमुख रचना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। विद्यापति, जिनका नाम आपने कभी सुना होगा, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, तो महर्षि विद्यापति की एक रचना है जिसका नाम है पदावली। उस पदावली के अंतर्गत भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पदावली के साथ साथ, पदावली में तो मैथिली का जिक्र मिलता ही है, लेकिन पदावली के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कीर्ति लता नाम की उस रचना के भीतर भी हिंदी का अस्तित्व पूर्ण रूप से विद्यमान है। ऐसी तमाम रचनाएं हैं जहां पर हिंदी का अस्तित्व देखने को मिलता है। पर मजे की बात यह है कि वे सारी रचनाएं कहीं ना कहीं 1000 ईस्वी के आसपास की हैं। कुछ 50 साल पहले की हैं, कुछ 50 साल बाद की हैं, लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास ही हिंदी भाषा का अस्तित्व देखने को मिलता है। आपको याद भी होगा कि आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। वही पृथ्वीराज चौहान जिनके संदर्भ में नाम था जिनका चंद्रवरदाई ने लिखा है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये जो पंक्तियां हैं, जिन पंक्तियों को 1100
92, 1193, 1194 के आसपास जिन पंक्तियों को लिखा गया, उन पंक्तियों का अगर आप तात्पर्य समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आज से 1000 साल पहले जिस भाषा का प्रयोग चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में किया है उसे भी आप समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो का, जो लगभग 14वीं सदी के आसपास लिखते हैं, एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल घूमे मोती उसमें एक ना गिरा। यानी कि हिंदी की खूबसूरती में 4 चांद तो तब लग गए जिस समय पर भारत में अरबी और फारसी आक्रांताओं के आगमन के साथ उनकी भाषा का भी आगमन हुआ। मैं आक्रांताओं का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तो हिंदी की एक ऐसे गुण के बारे में बताना चाह रहा हूं जिस गुण की कमी कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा संस्कृत में रह गई थी। वो गुण क्या रहा कि सभी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में समाहित करने का गुण। आज अगर मैं बात करूं तो हमारी हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस भाषा में न जाने ऐसे कितने अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ऐसे कितने शब्द जो उस भाषा में समाहित हो चुके हैं। आप आलू बोलते हैं, आप तौलिया बोलते हैं, आप अलमारी बोलते हैं, आप बाल्टी बोलते हैं, आप अनानास बोलते हैं। इस प्रकार के शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। डिजिटल बोर्ड से लेकर के पेन तक, कैमरे से लेकर क्लासरूम तक हर जगह पर अंग्रेजी का शब्द विद्यमान है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अगर आपने बोला है बेगम, आपने बोला है बादशाह, आपने बोला है जंग, इस प्रकार के शब्द तो अरबी फारसी शब्द हैं। तो अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ना जाने कितने भाषाओं के शब्दों को हमारी हिंदी ने अपनी गोद में स्थान दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने देखा 1000 ईस्वी में जन्मी हमारी इस हिंदी भाषा में लगातार परिवर्तन होते रहे, और आज हिंदी की स्थिति क्या है वह मेरे मुखमंडल के माध्यम से आप लगातार सुन ही रहे हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी किस प्रकार से भारत में राजभाषा के रूप में स्वीकार हुई। आप सभी जानते हैं कि आजादी के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी उस जमाने में अगर मैं बात करूं तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपने मंच के माध्यम से लगातार हिंदी भाषा का प्रयोग किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ना तो अंग्रेजों ने हिंदी का समर्थन किया, ना उस जमाने में कोई एक व्यक्ति ऐसा झंडा लेकर के निकला कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पर आप जानते हैं आम बोलचाल के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग इतना होता रहा कि लगातार हिंदी का विस्तार होता रहा। स्वयं अंग्रेजों ने भी हिंदी के विस्तार में योगदान दिया। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि अंग्रेजों ने जिन भारतीय लोगों को पकड़ के ट्रिनिडाद एंड टोबैको, मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में पहुंचाया, उन देशों में जैसे ही भारतीय पहुंचे तो भारतीयों के पहुंचने के साथ साथ में भारत की जो जुबान थी हिंदी, वह भी विदेशों तक पहुंच गई। और हिंदी केवल राष्ट्रभाषा नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की ओर अग्रसरित हो गई। इसके बाद में फिर देखें तो देश जब आजाद हुआ तो देश में उस समय जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो भारत के दक्षिणी भाग, और आप सभी जानते हैं भारत के दक्षिणी भाग की अगर हम लोग बात करें, तो यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है। तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में एक भय व्याप्त हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए और हम लोगों का जो हित है, हम लोगों के जो अधिकार हैं, उनका उन्मूलन हो जाए। इस भय के कारण उस समय पर संविधान सभा के 2 बड़े महत्वपूर्ण सदस्य कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर, इन दोनों ने बीच का एक रास्ता निकाला और कहा कि हिंदी को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रभाषा न बनाते हुए हिंदी को बना दिया जाए राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कामकाज की भाषा। जब तक सरकारें कामकाज के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगी तो आम जनता हिंदी सीखने के लिए मजबूर कैसे होगी, आम जनता हिंदी सीखने के लिए उत्प्रेरित कैसे होगी। तब ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान सभा ने एक निर्णय लिया। 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 एक ऐसी दिनांक है जिस दिन हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। लेकिन एक कमी यहां शेष रह गई। आगामी 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भी बैसाखी के रूप में शामिल कर लिया गया। तब ऐसी स्थिति में अंग्रेजी को हटाना, हिंदी को पूर्णतः राजभाषा के रूप में लाना एक चुनौती हो गई। क्योंकि भारत में उस समय पर ऐसे तमाम तात्कालीन मुद्दे आए संविधान लागू होने के बाद कि उस जमाने में हिंदी पर ध्यान देना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाया। आप जानते हैं पहला आम चुनाव करवाना जरूरी था, पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, चीन के साथ में युद्ध हुआ। तब ऐसी स्थिति में
सरकारें ऐसे कैसे काम करें कि हिंदी को तत्काल प्रभाव से पूर्ण राजभाषा बना दिया जाए, तब ये संभव नहीं हो पाया। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो लगातार राजनीतिक मुद्दे गरमाते रहते हैं और ये मुद्दे केवल 2 ही दिन गरमाते हैं। एक 14 सितंबर के दिन, जिस दिन हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा यह मुद्दा गरमाता है 10 जनवरी के दिन, जिस दिन हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो आखिर मैं ये कहूं कि क्या क्या चुनौतियां हैं हमारी इस हिंदी के संदर्भ में आज। सबसे पहली चुनौती है सामाजिक स्वीकार्यता की। जब तक आप और हम, यानी कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, समाज का युवा जोश, जब तक यह स्वीकार नहीं करेगा कि अंग्रेजी भी हिंदी की तरह एक भावों की अभिव्यक्ति मात्र है, अगर आप अंग्रेजी को ज्ञानवान और हिंदी को हीन मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। जब तक आप में आत्मबोध नहीं होगा अपनी चीजों को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर, जब तक आप उन्नत महसूस नहीं करेंगे, तब तक हिंदी को आप लोगों के सामने लाने की चेष्टा कैसे करेंगे। न केवल आप हिंदी बोलें, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करें। तो सबसे पहली चुनौती है सामाजिक स्वीकार्यता। दूसरा, हम जानते हैं कि आज देश में जो निजीकरण का माहौल है, उस निजी क्षेत्र के अंतर्गत हिंदी के बजाय कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम वालों को रोजगार मिलने की आशंका ज्यादा रहती है। एक उनको संभावना ऐसी उनको प्रतीत होती है कि अंग्रेजी माध्यम वालों को रोजगार आसानी से मिल सकेगा। दूसरी चुनौती ये हुई। तो सबसे पहला तो मैंने चुनौती के रूप में आपको बताया सामाजिक स्वीकार्यता। दूसरी चुनौती है कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ करके देखना। तीसरा, अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा मान लेना। अरे भाई, आप ही भारतीय हो, आप ही अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा मान रहे हो। आप देखिए, चीन ने मंडारिन के बल पर अपनी तकनीकों को कहां पहुंचा दिया। इजराइल ने अपनी हिब्रू लैंग्वेज और इजराइल की लोकल लैंग्वेज के माध्यम से इजराइल को कहां से कहां पहुंचा दिया। नॉर्वे लीजिए, स्वीडन लीजिए, फिनलैंड लीजिए, भूटान लीजिए, श्रीलंका लीजिए, ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने अपने देशों की उन्नति का माध्यम अपने क्षेत्र की भाषा को चुना है। तो हमने अंग्रेजी को अपनी उन्नति की भाषा क्यों मान रखा है। तो चुनौतियां तमाम हैं। चुनौतियां पहली हो सकती है कि सामाजिक स्वीकार्यता ना होना। दूसरी चुनौती हो सकती है कि हिंदी के माध्यम से लोग सोचते हैं कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरी चुनौती हो सकती है दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो लोगों में भय का मामला, भय की स्थिति व्याप्त है। चौथा, आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार ना करना। लेकिन चुनौती दूर कैसे होगी। तो चुनौती दूर करने का काम एक तो सरकार कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 351 के अंतर्गत हिंदी के विकास के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उसी अनुच्छेद का पालन करते हुए विभिन्न राजकीय परीक्षाओं के अंतर्गत हिंदी को अनिवार्य विषय बनाया गया। आप और हम हिंदी के विद्यार्थी शौक से नहीं बने थे। आप और हम हिंदी के विद्यार्थी मजबूरी से बने थे। लेकिन जब जाना तो पता चला यह तो हमारी मातृभाषा है, इसे जानना मजबूरी नहीं शौक होना चाहिए था। तो सरकार संविधान के अनुच्छेद नंबर 351 के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर रही है। सरकार हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में विद्यार्थियों के सामने लेकर के आ रही है। तो अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी का विकास हो रहा है। दूसरा, हिंदी का विकास हो सकता है जब आम बोलचाल के अंतर्गत सामाजिक स्वीकार्यता हो। सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म जिस पर हो सकता है आप अपनी भावों की अभिव्यक्ति अंग्रेजी में करते हो, पर मैं आज तक अपने भावों की अभिव्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी के माध्यम से ही करता रहा हूं। साथ ही साथ भावी पीढ़ी में हिंदी के मूल्यों का बीजारोपण अगर आप करते रहेंगे तो हिंदी को बोलने में किसी प्रकार की शर्म और असहजता उन बच्चों के भीतर व्याप्त नहीं होगी। तो चलिए, आज इस हिंदी दिवस के पुनीत अवसर पर आप और हम मिलकर यह शपथ लेते हैं कि माँ हिंदी के विकास के लिए, माँ हिंदी के अस्तित्व के लिए अगर हमें एक कदम और बढ़ाना पड़े तो हम उसके बारे में तनक भी नहीं सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।